वंदना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें माला पहनाई जाए। जोरदार तालियां मौली दुबे जी के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आजकल निसंतान दंपति की भरमार है। कारण है अधिक उम्र में विवाह या बच्चा पैदा करने के लिए निर्णय ले लेना। तो इस कारण लोग एक उम्र के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं कि अब हमें बच्चा चाहिए, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली बढ़ाएं। इस कारण आजकल हर कपल जो है वो डॉक्टर्स के पास जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये एक रीज़न है कि आजकल आईवीएफ का चलन जोरों पर है। मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी निसंतान योग की। जैसे कि किसी को गर्भाशय में टीबी होती है, किसी महिला को तो बच्चा होने में दिक्कत होती है, या छोटी छोटी गांठें हो रही हो गर्भाशय में, या फ्लोपियन ट्यूब बंद होती है, किसी का गर्भाशय छोटा होता है, एग नहीं बन रहे हो, नॉर्मल नहीं हो, मेंसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, और पुरुषों का देखा जाए तो शुक्राणु की कमी होती है, तब भी हम संतान नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। तो ये सब रीज़न भी होते हैं कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो स्त्री के लिए हम चंद्रमा ग्रह को देखते हैं, और चंद्रमा जो होता है गर्भ धारण शक्ति का परिचारक है। मंगल रक्त का एवं गुरु संतान प्रदायक ग्रह है। अतः गर्भ धारण में चंद्र मंगल एवं गुरु की भूमिका रहती है। छठे भाव में शनि व षष्ठेश हो तथा चंद्रमा सप्तम में हो तो स्त्री को गर्भाशय में रोग होता है। निर्मल चंद्रमा शनि या मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो स्त्री को गर्भाशय में रोग होता है। यदि पंचम भाव में मंगल तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री को मासिक धर्म में अनियमितता होती है। यदि षष्ठेश शनि हो या षष्ठ भाव में शनि का नवांश हो, या जन्म या नवांश में सिंह या कन्या का लग्न हो, तब गर्भाशय में दोष होता है एवं अन्नवाहिनी नालिकाओं में रुकावट होती है। मैंने यहाँ पर काफ़ी पत्रिकाएं देखी हैं जो आईवीएफ के थ्रू जिन्होंने बच्चा कराया है। उसमें से एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था। ये 20 नवंबर 1980 की पत्रिका है और 8:55 का जन्म है इनका, जयपुर की पत्रिका है। तो इस कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली थी, जिसमें इनका सप्तम भाव, पंचम भाव और खराब था। इसमें जो था सप्तम भाव में मंगल का नवांश है तथा सप्तमेश शनि से पीड़ित है। अतः जातिका की योनि में व्याधि होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी योग बताया था। यदि मंगल जन्म इस नवांश में सप्तमेश जन्म नवांश में वृषभ या तुला लग्न हो तो स्त्री की योनि में व्याधि होती है तथा मासिक धर्म अनियमित होता है, जिससे प्रजनन में कठिनाई आती है, जो कि इस जातिका की पत्रिका में दिख रही है। चंद्र कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर अष्टम भाव में विराजमान है। वह पंचम से पंचम मंगल बैठा है, जो संतानहीनता का योग बनाता है। लग्नेश बुध पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठा है, जिस पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है, जो कि बिना विलंब से संतान प्राप्ति का योग देता है। परंतु अगर बारीकी से देखा जाए तो बुध स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में तथा पंचमेश शुक्र मंगल के नक्षत्र में है। वह चंद्रमा अश्विनी केतु के नक्षत्र में है, जो विलंब से चिकित्सीय उपाय के बाद संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं। जातिका का विवाह 2006 में हुआ था तथा उन्होंने उसके बाद काफ़ी प्लान किया, बच्चा नहीं हुआ तो 2014 में आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें वो पहली बार उन्होंने कराया तो वो फेल हो गया। सेकंड टाइम पे उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। उस जन्म के गर्भ धारण के समय जो था वो था चंद्र बुध शुक्र की दशा चल रही थी। फल दीपिका के अनुसार लग्नेश सप्तमेश पंचमेश या पंचम भाव को देखने वाले ग्रह से संतान की प्राप्ति होती है, जो कि इस कुंडली में फलित हो रहा है। जातिका को संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया था, जिससे उनको 2 प्यारे बच्चे हुए। थैंक यू। चाहूंगी अंजना जोशी जी को। मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि महिलाओं से संबंधित बात हो रही है। और अगर वास्तु की बात करते हैं, घर के वास्तु की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो घर में महिला है वो घर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि घर में रहने वाले व्यक्तियों पर घर के वास्तु का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो महिला घर में रहती है, जिस संबंध में मैं बात करने जा रही हूँ, उस रेडिशंस का जो इफेक्ट है
वो जो घर में रहने वाला व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा घर में रहेगा, उसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। रेडिएशंस का इफेक्ट सभी पर, घर में जो रहने वाले लोग हैं सब पर समान रूप से होता है, लेकिन जितनी देर हम उस क्षेत्र में रहेंगे उतना ज़्यादा प्रभावित होंगे। रेडिएशंस की बात मैंने अब शुरुआत करती हूँ। रेडिएशंस का मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस से है। जियोपैथिक स्ट्रेस वास्तुशास्त्र को और थोड़ा आगे ले जा करके, वास्तुशास्त्र हमारी प्राचीन परंपरा से जो हम शास्त्रीय अध्ययन करते आए हैं, उसके बाद में पुराने समय में किसी स्थान पर किसी दोष को जानने के लिए, किसी प्लॉट में दोष को जानने के लिए कहा जाता था कि अगर उस प्लॉट में गाय बैठी है तो वो शुभ है। वो क्यों होता था, उसका कारण सारा इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में विद्यमान था। और वो जो स्ट्रेस है उसको हम आज ऑरा स्कैनर से जियोपैथिक स्ट्रेस के रूप में हम ढूंढते हैं। हम सामान्य रूप से अगर किसी की ग्रहण शक्ति अच्छी होती है तो वो उस जगह पर चल करके भी उसको जान सकता है, जो कि हमारे पुराने ऋषि मुनि और हमारे जो विद्वान होते थे, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे जान लेते हैं अपनी जो शक्ति है उससे। लेकिन अगर ऑरा स्कैनर्स के माध्यम से हम उसे चेक करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमें पता चलता है। ये चूंकि समय की सीमा है, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको आपके सामने अपनी बात रखना चाह रही हूँ। तो अगर ये जो स्ट्रेस है वो किसी महिला के कक्ष में या किचन में है, अब सीधा वापस महिलाओं पर आती हूँ। ये स्ट्रेस का पॉइंट अगर किचन में होगा और दिन भर महिला किचन में काम कर रही है सबसे ज़्यादा समय, तो उस स्ट्रेस के एरिया में रहने से उसके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अभी यहाँ पर बांझपन की चर्चा हो रही थी, उसके पहले बहुत जल्दी गर्भपात की चर्चा हो रही थी। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, जो ग्रहों के दोष हैं, उनके साथ साथ में इस तरह के रेडिएशंस के प्रभाव के कारण से भी हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव पिछले 4-5 साल में किए गए हैं कि अगर किसी बेड पर रेडिएशन का पॉइंट है और अगर कोई गर्भ धारण करने वाली महिला उसमें पूरे समय वहाँ पर रह रही है, तो उस महिला के साथ साथ जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें भी कई बार जन्म से होने वाले रोग दिखाई देते हैं। तो वो रेडिएशंस को किस तरीके से क्लियर किया जाता है ये एक अलग विषय है, उसका एक साइंटिफिक तरीका है। उस पॉइंट को ढूंढ करके और उस रेडिएशंस के फ्लो को रोका जाता है। लेकिन हमें आज के समय में इस मंच से भी, मैं सारी महिलाओं के माध्यम से भी ये बात करना चाहती हूँ कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा जागरूक इसीलिए होना होगा क्योंकि चाहे घर है या कोई, चाहे घर है, घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो महिला हो रही है, और वो घर में और बाहर दोनों जगह काम कर रही है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ जो कि मुझे पढ़ करके ही आपको बताने होंगे। जैसे अगर किसी रेडिएशन पॉइंट वाले कमरे में अगर कोई नया विवाहित जोड़ा रहता है तो उन दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि तलाक की स्थिति आ जाए। ये विषय और है कि वहाँ उसके ग्रह नक्षत्रों में कहीं ना कहीं कुछ योग अवश्य होंगे, इसीलिए उसको वो घर भी मिला और वो स्थान भी मिला। हम कहते हैं कि भाग्य पीछा करता है, लेकिन ज्योतिष का उद्देश्य ये है कि जब तक कुछ परिवर्तन नहीं ले सकते हैं तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो अभी जो मैम ने कहा, चौधरी मैम ने, रश्मि चौधरी मैम ने, रश्मि चतुर्वेदी मैम ने, सॉरी उन्होंने कहा कि आध्यात्म सबसे महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्म वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इन चीजों को जानने के लिए और इन चीजों को हटाने के लिए पुराने समय में कीर्तन होते थे। और इसमें कहा गया है कि एक तो साइंटिफिक तरीका है और जो दूसरा तरीका है वो है इसी आध्यात्म का तरीका। यानी कोई भी कैसी भी कोई गंभीर समस्या भी है तो उसके लिए भी एक आध्यात्म का आधार दिया गया है
और वो आधार है कि अगर किसी स्थान पर कीर्तन होता है, बहुत रिदम से अगर म्यूजिक होता है, तो उस स्थान पर रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो कम होता है। तो अगर रेगुलर कीर्तन होगा किसी स्थान पर, तो निश्चित रूप से उस स्थान पर ये जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि मैं उत्तराखंड पहाड़ से आई हूँ, वहाँ पर पुराने जो घर होते थे उसमें गोट होता था और ऊपर घर होता था लकड़ी का घर, और नीचे गाय भैंस के बांधने की जगह होती थी। गाय गांव में ज्यादा पाली जाती थी, और जिस स्थान पर गाय होती है उस स्थान पर प्राणिक ऊर्जा होती है, और वो प्राणिक ऊर्जा इस रेडिएशन के इफेक्ट को कम करने में और बहुत हद तक हटाने में बहुत इफेक्टिव होती है। तो गोट के ऊपर घर होने से भी वो जो प्राणिक ऊर्जा जो हमारी अपनी जो यहाँ की जो देसी गाय है उसमें होती है, किसी जर्सी गाय में नहीं होती है, तो वो ऊर्जा वो हमको हमारे घर में जो कि गोट के ऊपर होता था, हमें प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से उस रेडिएशन को से दूर रहने में हेल्प करती थी। इसीलिए पुराने समय में बहुत आसानी से बहुत सारे जो ये गर्भ की बात हम करते हैं, आज उन्होंने कहा इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन पुराने समय में ये समस्याएं नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि बच्चा पैदा होने के 4 दिन पहले तक तो लेडी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल और उस वातावरण में जो स्वच्छ होता था और जो प्राणिक ऊर्जा से भरा हुआ होता था, उसमें रहने वाली महिलाएं निश्चित रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकती थी। तो अगर हमें आगे बढ़ना है और महिला शक्ति को या संपूर्ण समाज को आगे लेके जाना है, सिर्फ महिला की ही बात नहीं करती हूँ, तो निश्चित रूप से पहले घर को शुद्ध करना होगा। घर शुद्ध होगा तो जो उस घर में रहने वाली महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, और स्वस्थ महिला से स्वस्थ परिवार, और स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद। और मेरे सम्मुख विराजित सभी मेरे विद्वत भाई और बहनों, सभी को नमन करते हुए मैं आज भोपाल में जो दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला ज्योतिष सम्मेलन की आयोजिका श्रीमती अंजना गुप्ता जी और उनकी टीम को सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो है प्रकृति में नारी का ज्योतिषीय योगदान। तो आज इस नारी शक्ति ने यहाँ पर ये अनूठा आयोजन किया है। मैं वो भी तो एक प्रकृति की ही एक रचना है। उन्होंने भी एक ज्योतिषीय दृष्टि से सम्मेलन का आयोजन कर सभी में ज्योतिष के माध्यम से प्रकृति में किस प्रकार नारी का जो साकार रूप है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो ऐसी विदुषी मातृशक्ति को मैं शत नमन करूंगी, और मैं चाहूंगी कि सभी मातृशक्ति में इस प्रकार की ऊर्जा हो कि वो जहाँ भी रहती है वहाँ हर शहर में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजन कर और सभी मातृशक्तियों को और सभी समाजजनों को ज्ञान का ये भंडार जो हमारे अंदर जो समाहित है उसको हम सबके सामने लेकर आए। क्योंकि ज्ञान क्या है, दिमाग में लेकर नहीं जाना है हमें। यदि हम ज्ञान को बांट कर जाएंगे तो ये ज्ञान के सब में चाहती हूँ। स्त्री और पुरुष का शरीर, भगवान ने दोनों ही शरीर बनाए हैं, उनकी ही परमात्मा की देन है। और जैसे शरीर में सारे रोग उत्पन्न होते हैं, वैसे पुरुष में भी रोग उत्पन्न होते हैं और स्त्रियों में भी होते हैं। लेकिन स्त्रियों के आंतरिक और बाहरी शरीर की कल्पना या उनकी जो बनावट है उसमें कुछ अंतर परमात्मा के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो जननी है। एक जननी जो होती है वो संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति परमात्मा ने दी है वो स्त्री जाति को दी है, इसलिए उनके कुछ अंगों में भिन्नता भी प्रदान की है। हृदय रोग, कैंसर, हार्ट अटैक आदि रोग तो समान रूप से स्त्री पुरुष सभी में होते हैं, लेकिन स्त्रियों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि उनका गर्भाशय है, स्तन कैंसर है आदि रोग कुछ ऐसे हैं जिनमें की रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों की उत्पत्ति का कारण ज्योतिष में क्या है, किन ग्रहों के कारण स्त्रियों में ये रोग होते हैं,
उसका मैं अध्ययन कर रही हूँ और मेरी पीएचडी भी इसी विषय पर चल रही है कि स्त्रियों में रोग जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। स्त्रियों में अधिकतर बातें होती है बांझपन की और उनके गर्भाशय में गठान हो जाती है, तो वो किस तरह से संबंधित होती है। अधिकतर गठान या ब्लड का रुकना ही गठान का कारक माना जाता है। वो मंगल का कारक होता है, चंद्रमा का कारक होता है। रक्त से संबंधित जो परेशानियां स्त्रियों को उत्पन्न होती है, आपने अभी सुना हो क्या, अधिकतर हॉस्पिटलों में स्त्रियों के बड़े ऑपरेशन होते हैं, उनके गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं, उससे उनके शरीर में कई वीकनेस आ जाती है, कई परेशानियां आ जाती है। तो हम ज्योतिष में कुछ ऐसा उपाय करें कि महिलाओं को ये ऑपरेशन ना कराना पड़े। अधिकतर 40 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को बड़े ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। तो ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय किए जाए, उन ग्रहों के उपाय किए जाए जिन ग्रहों के कारण महिलाओं को इन ऑपरेशनों की नौबत ना आए, उनके पैसे भी बचे और शारीरिक निर्भरता भी ना आए उनके कारण। इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ। अभी मेरा शोध अधूरा है, जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन जरूर सबके सामने प्रस्तुत करूँगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष किया है। जन्म के साथ नारी किसी की पुत्री, बहन, भांजी या भतीजी की भूमिका में होती है। समय के साथ वह पत्नी और माता की भूमिकाओं में भी समायिका बनती है। इसके अतिरिक्त नारी ने लक्ष्मी, दुर्गा, श्री लक्ष्मी, काली